हेलो दोस्तों। तो ये इन्फ्लेशन का पार्ट टू है। इसके पहले मैंने इन्फ्लेशन का पार्ट वन करवाया था, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, आपके स्पाइरल मॉडल जो हो गए इन्फ्लेशन के, बिल्ट इन हो गया, आपका डिमांड पूल इन्फ्लेशन हो गया, मतलब जितने भी तरीके के इन्फ्लेशन है सब हमने देखा था। गैलोपिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन सब कुछ, फिलिप्स कर्व के बारे में भी हमने देखा था उस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इन्फ्लेशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर इन्फ्लेशन का दो पार्ट में बनाया हूँ, अगर आप पूछेंगे दोनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, दैट इज द सेकंड पार्ट। क्योंकि यूपीएससी में इन्फ्लेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यूपीएससी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेसिकली गेम खेलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं इन्फ्लेशन के ऊपर में, वो चेक किया जाता है। और हर साल एक से दो क्वेश्चन इन्फ्लेशन के ऊपर में आना फिक्स है, और ये फ्री फंड की मार्क्स होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन का। तो विदाउट एनी डिले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ इंक्लूड होता है, फ्यूल और एनर्जी सब कुछ इंक्लूड होती है। ठीक है, बट जब कोर इन्फ्लेशन की हम लोग बात करें तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही होता है काइंड ऑफ, बट उसमें फूड और एनर्जी नहीं होता है। बात ध्यान रखिएगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से जब आप फूड और एनर्जी माइनस कर देंगे तो कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में फ्यूल, एनर्जी, फ्यूल, ये सब जो भी चीज़ें वो सब इंक्लूड होती है। अच्छा, जो सीपीआई हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो निकालते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, वो सीपीआई कंबाइंड जो होता है सीपीआई सी के बेसिस पे निकालते हैं, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए फूड इंक्लूड है, एनर्जी इंक्लूड है, कॉमन सेंस लगाइएगा। फूड का प्राइसेस, आज आप टमाटर खरीदने जाते, कोई भी चीज़ खरीदने जाते मान लीजिए, तो राशन वाशन खरीदने जाते, तो फूड का प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहता है ना, तो इसीलिए वो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हाईली वोलेटाइल हुआ क्योंकि मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे हर दिन के बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। बट अगर कोर इन्फ्लेशन है तो वोलेटाइल नहीं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूल और फूड इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सा बात है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा? तो मेनली कॉमन क्लास पीपल के लोगों को, लोअर क्लास मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे फूड इंक्लूड होता नहीं है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन की बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो ये बात बताना चाहिए। अच्छा, अब एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी ने शायद 2022 के पेपर में इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2013-14 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सॉवरिन जो होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो इंट्रोड्यूस करती है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को, प्राइवेट कंपनीज नहीं करती है, पता होना चाहिए। यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि इट इज इशूड बाय द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आप इंडेक्स बॉन्ड में? 10,000 रुपया, मैक्सिमम 25 लाख रुपए का लिमिट पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को याद रखिएगा दोस्तों, पहले कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि छोड़िए नीचे वाला पॉइंट में बताऊंगा थोड़ी देर में, ये देखते हैं हम लोग पहले। कांस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी, एज इन्फ्लेशन के हिसाब से मनी को एडजस्ट करके मिलता है रिटर्न, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को हम लोग एफडीज के साथ में बैंक्स के कंपेयर करते हैं, कि मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करवाया पैसे का, ठीक है, और अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपको क्या लगता है 2-3 साल 4 साल के बाद में आपने जो एफडी करवाया है तो वो आपको थोड़ा बहुत जो रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए 6-7-8% के हिसाब से, आपको जो 1 लाख रुपए का आपने करवाया तो 1 साल के बाद में आपको 8,000 रुपये मिल जाता है मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है वो 8,000 रुपये जो आपको रिटर्न मिला है तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नॉर्मल सी बात है, आपको लगेगा कि प्रॉफिट हुआ, बट वो प्रॉफिट एक्चुअली में हुआ नहीं है, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ी, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भले वो जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो आपका अल्टीमेटली आप जीरो आउटपुट पे हैं, तो नेगेटिव आउटपुट पे होंगे, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा या तो आप जीरो आउटपुट पे रहेंगे, तो आपको बेसिकली कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एफडी सबसे वाहियात तरीका का इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी में कोई पैसा लगाना नहीं चाहिए। पैसा लगाना तो आप शेयर मार्केट में लगाइए, अलग अलग शेयर्स खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आजकल इंडेक्स फंड भी आते हैं, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, बट एफडी में पैसा नहीं लगाया जाता है, मतलब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप रिटर्न कुछ कमा नहीं रहे होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का फायदा क्या होता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो बेसिकली इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा एडजस्ट होते रहता है, तो आपको कांस्टेंट रिटर्न मिलता है। तो अगर महंगाई बढ़ जाती है तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, रीजन बिंग क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ में वो टाई अप किया हुआ है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा एडजस्ट होकर के आपको मिलता है, तो आपका रिटर्न थोड़ा आपको ज़्यादा बेसिकली अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अच्छा भी नहीं, मतलब ठीक है, आप रिटर्न अच्छा कमा लेंगे, एफडी के मुकाबले आप ज़्यादा ही कमा लेंगे। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है।
याद रखिएगा एक और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होता है वो लिंक होता है सीपीआई के साथ में, नॉट डब्ल्यूपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज लिंक विद सीपीआई नॉट डब्ल्यूपीआई, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को प्रोटेक्ट करता है। यूपीएससी अगर फंसाएगा तो आपको इस पॉइंट पे फंसा सकता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो बस प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्शन देता है, इंटरेस्ट अमाउंट को प्रोटेक्शन नहीं देता है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को प्रोटेक्शन देता है, बात पता होना चाहिए। पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का नाम था कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे वो बस कैपिटल को प्रोटेक्ट करता था। बट अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बनने के बाद में जब उसका नाम रिनेम हुआ तो वो इंटरेस्ट के पैसे को भी मतलब प्रोटेक्ट करता है, बात पता होना चाहिए। अच्छा, आईआईबीज जो होते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मान लीजिए आपने परचेज किया तो बाद में आप उसे चाहे तो बेच भी सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में। आप जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें जाकर के आप बेच सकते हैं, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए में आप जाकर के आईआईबीज को बेच सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप बेचने के बाद में अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल होता है, मतलब उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा, ये याद रखिएगा। तो आईआईबीज में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्सेस के तहत में आएगा और टैक्सेबल होगा, बात ध्यान रखिएगा। इवन एनआरआईज कैन इन्वेस्ट इन आईआईबीज, याद रखिएगा। जो आपके नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं वो भी आईआईबीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पता होना चाहिए। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड, सुपर 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, मतलब इफेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और एग्जाम टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे बैठ करके कि उसका इफेक्ट क्या था, मतलब वो सही है कि नहीं है। बेसिकली हम लोग सोचने में 2-3 मिनट लगा देते हैं, और एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगाना, 4 मिनट लगाना, मतलब ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन 2 घंटे के पेपर में थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो पहले से अगर हम लोग इफेक्ट पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत कम सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। तो जो लेंडर्स होते हैं उसको लॉस होगा, नॉर्मल सा बात है। जो बोरोस होते हैं उसे बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि लेंड कर रहे हैं पैसा तो एक तरीके से उसे लॉस ही हो रहा है। वो सोचेगा कि क्यों क्यों ही लेंड किया इस टाइम पे, मैं इन्फ्लेशन के टाइम पे मेरा ही नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स वगैरह देखा जाए तो एफडीआई एफआईआई जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, ठीक है, करेंसी, अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन वाले वीडियो में बताया था कि करेंसी को जब हम लोग डेप्रिशिएट करके रखते हैं, डिवैल्यूएट करके रखते हैं, तो सस्ता देख करके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भारत में आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग का इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ चुका है तो उसके कारण क्या होगा कि रुपी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हुई होगी, जिसके कारण सस्ता होने के कारण में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, एफपीआईज एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है भारत में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, लेंडर्स को लॉस होगा, बोरोवर्स को बेनिफिट होगा। एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा कि शॉर्ट टर्म में तो आपका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण शॉर्ट टर्म में तो डिमांड बढ़ता है कोई भी चीज़ों का, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। तो ये बात पता होना चाहिए। टैक्सेस में क्या होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है कि पीपल डबल बर्डन हो जाएंगे। जैसे क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए कि टैक्सेस बढ़ा, ठीक है, आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप थोड़ा आपने और ज़्यादा पैसा कमाया, अब उसके कारण क्या हुआ कि आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इनकम टैक्स भी आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गया। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे ज़्यादा बढ़ जाएगा कि गवर्नमेंट भी तो स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट का भी तो बहुत खर्चा है, गवर्नमेंट को भी तो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। तो पहले 100 रुपये में काम हो जाता, अब उस काम को करवाने के लिए 120 रुपये देना पड़ेगा, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट दो डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए पैसा ज्यादा इकट्ठा कर पा रही है, टैक्सेस ये सब के जरिए, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्पेंडिंग भी करेगी, तो जिसके कारण क्या होगा कि वो अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो जाता है, तो अल्टीमेटली कुछ वो होता नहीं। तो याद रखिएगा, टैक्सेस के केस में डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, पीपल डबल बर्डन, एज प्राइस भी इंक्रीज हो गया और टैक्सेस भी इंक्रीज हो गया। पहले तो गुड्स का दाम भी बढ़ गया था, महंगाई के कारण गुड्स का दाम बढ़ गया, तो उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, और अब ज्यादा टैक्सेस भी देना पड़ रहा है, तो डबल बर्डन हो जाते हैं लोग, ये बात पता होना चाहिए। और क्या इफेक्ट होगा, एक ब्रैकेट क्रिप करके टर्म होता है जिसके बारे में अभी मैंने आपको शायद बताया था कि स्पेशली डायरेक्ट टैक्स में होगा, याद रखिएगा कि लोगों का सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है, पीपल सैलरी इंक्रीज तो टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि पहले लोग सैलरी कम था तो कम टैक्सेस पे करते थे, अब ज़्यादा सैलरी बढ़ने के कारण लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स स्लैब होता है, आपको पता ही होगा टैक्सेस में कि 5 लाख रुपए तक में इतना है, 7.5 लाख रुपए तक में इतना टैक्स पे करना है, 10 लाख में इतना टैक्स पे करना है, 10 लाख से कोई ज़्यादा इनकम करता है उतना उतना टैक्स पे करना है। तो जैसे ही इसे ही ब्रैकेट क्रिप कहते हैं कि पहले आप कम पैसा पे कर रहे थे क्योंकि आप कम ब्रैकेट में फॉल कर रहे थे, अब आपका सैलरी बढ़ गया तो आप ज़्यादा पैसा पे करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा सैलरी वाली इनकम ब्रैकेट क्रिप में फॉल करते थे, बात पता होना चाहिए। एज पीपल ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर में क्या टैक्स इफेक्ट होता है, तो याद रखिएगा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है बट रियल वैल्यू डिक्रीज होता है।
हम लोग को लगता है कि रियली पैसा इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब गवर्नमेंट भी तो ज़्यादा खर्चा करेगी। अगर टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले रही है तो गवर्नमेंट को भी तो ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा। गवर्नमेंट अगर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएगी तो गवर्नमेंट को भी उस टाइम पे ज़्यादा पैसा पे करना होगा, जिस कारण क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ टैक्स रेवेन्यू तो हमें दिखता है बढ़ते हुए, बट जो रियल वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ध्यान में ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। कंज्यूमर्स को लॉस होगा, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होगा, नॉर्मल सा बात है। क्योंकि कंज्यूमर्स को लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब कोई भी सामान खरीदेंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, पहले कम पैसा देकर के काम हो जाता था। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसे घुमा फिरा करके बस अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो बिगनिंग में क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता भी है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, नायडू लेवल के बारे में बताया था, मैंने आपको नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया था, और फिलिप्स कर्व के बारे में बताया था कि फिलिप्स कर्व में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है और आपका जो इन्फ्लेशन होता है उसका एक इनवर्स और स्टेबल रिलेशनशिप होता है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा वापस। एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग में बढ़ेगा बट लेटेस्ट स्टेज में एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको ये इफेक्ट्स के बारे में। और क्या इफेक्ट का होता है? एक शू लेदर कॉस्ट होता है। सेविंग्स पे क्या इफेक्ट होगा? तो महंगाई के टाइम पे लोग ज्यादा पैसा बचाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तो उसे शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम में बेसिकली एक सिंपल सा लाइन आएगा कि शू लेदर कॉस्ट क्या चीज एसोसिएटेड है, तो पता होना चाहिए इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन, या तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा इट इज एसोसिएटेड विद सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स के साथ में शू लेदर कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, ठीक है, जिसके लालच में लोग बैंक जा करके और पैसा सेव करने लगेंगे। तो इन्फ्लेशन का मेजर क्या होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? अब इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी है, सीआरआर हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, तो उसे बढ़ा दिया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी रेट को बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सा बात है, पहले बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, अब मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ने के कारण बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा, तो लोग उसी लालच में ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए हर दिन बैंक जाएंगे, हर दिन बैंक जाएंगे, जिसके कारण उनका जो नीचे का जूता है, जो उनका शू है, वो नीचे से घिसने लगेगा, तो उसे ही शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड होता है, सेविंग से एसोसिएटेड होता है शू लेदर कॉस्ट। बॉन्ड के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा? तो जो बॉन्ड इशूअर है, जो बॉन्ड को बेसिकली इशू करे, उन्हें गेन होगा, जो बॉन्ड होल्डर है उन्हें लॉस होगा। ये कॉमन सेंस से समझ में आता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे नॉर्मल सा बात है, अब मैं अगर बॉन्ड होल्ड करके रखा हूँ तो यार महंगाई बढ़ चुकी है तो नॉर्मल सा बात है मेरे को लॉस होगा, बट जिसने इशू किया उसे अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इनकम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है उन्हें गेन होगा, क्योंकि समय के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए वो कहीं ना कहीं पैसा कमा लेंगे। बट जो जिनका फिक्स्ड इनकम ग्रुप है कि सैलरी फिक्स है कि इतना ही मिलने वाला है, उनको लॉस होने वाला है, क्योंकि पैसा उनका डिप्रिशिएट हो गया उस टाइम पे। करेंसी में देखा जाए तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। इसी के साथ हमने सारा इफेक्ट्स देख लिया। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जितना भी हमने इफेक्ट्स पढ़ा है, इसी में से घूम फिर करके यही सब में से इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, तो नॉर्मल सा बात है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने कर्जा लिया है, डेटर मतलब जिसने कर्जा लिया है, क्रेडिटर मतलब बेसिकली जिसने कर्जा दिया है, ठीक है। तो जो डेटर है, नॉर्मल सा बात है, तो डेटर को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर वो पैसा देता है तो उसे कम पैसा देना पड़ रहा है। क्रेडिटर बोलेगा कि यार फिर इन्फ्लेशन के टाइम पे मेरे को बेसिकली पैसा मत दो। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, तो अभी में हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉन्ड इशूअर होता है उसको बेनिफिट होता है, जो बॉन्ड होल्डर है उसको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा डेप्रिशिएट हो जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है वो बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट नहीं करता है, बॉन्ड इशूअर को बेनिफिट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और पहला स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है, इसका आंसर 1 ओनली है। अच्छा, एक यूपीएससी का इसी साल का क्वेश्चन था 2022 का, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, ठीक है, ऐसे देखते हैं। यूपीएससी ने पूछा था कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ आईआईबीस, ठीक है, एक बार के लिए इसे हम लोग होल्ड पे रखते हैं स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कि आईआईबीस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। नॉर्मल सा बात है, मैंने आपको बताया था कि एफडी में पैसा रखने से बेटर है कि आप उसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड खरीद लें, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा एडजस्ट करके आपको देते रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। जैसे ही हमने सेकंड स्टेटमेंट राइट माना तो हमने थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया। अब हमारे पास में बचा 1 2 3, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल, ये गलत स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि आईआईबीज जो होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं, मतलब आईआईबीज अगर आपके पास इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो आप उसे सिक्योरिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में
BSE NSE में जाकर के आप उसे ट्रेड करके बेच सकते हैं, और अगर आप उसे बेचते हैं और उससे अगर आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IBs आर नॉट टैक्सेबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, टैक्सेबल होता है वो। तो अगर आप थर्ड एलिमिनेट करेंगे तो सीधा 1 एंड 2 ओनली आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग होता है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी इज सुपर हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IBs आर नॉट टैक्सेबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2 ओनली, पता होना चाहिए। और पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स गोइंग बाय वे ऑफ IBs। तो ठीक है यार, कैन दिया हुआ है प्लस थोड़ा बहुत ट्रिक भी काम करता ही है। और आप देखेंगे कि कूपन रेट्स ऑन इट्स गोइंग बाय वे ऑफ IBs की इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के जरिए कूपन रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा ही सकता है, क्या ही हो सकता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ये 2022 का इसी साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं था, बस यूपीएससी ये जानना चाहता था कि आपको ये पता है कि टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। और अगर आपने IBs के बारे में पढ़ा था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इन्फ्लेशन के टर्म्स में ऐसे भी कहता हूँ, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे तो पूरा प्रॉपर हर तरीके से हर एक चीज़ कवर करके पढ़िए, तो ये नॉर्मली पता रहता है कि ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ये थर्ड को आप एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर पहला मिल जाएगा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि इन्फ्लेशन के ऊपर में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्या क्रिएट करेगा। तो इसका देखेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट।